यहाँ पूरा अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत है। एक हाल ही में सेवानिवृत्त मुक्केबाज सोचता है कि उसकी जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन उसे यह पता नहीं कि उसकी आत्मा स्वर्ग और नर्क दोनों में मूल्यवान है। इसी कारण दोनों स्थानों से 2 एजेंट्स को उसकी आत्मा के लिए प्रतिस्पर्धा करने भेजा जाता है। समय में जमे हुए स्वर्ग एक मोनोक्रोमैटिक पैलेट, पुरानी वास्तुकला और मध्य शताब्दी के फैशन में लिपटा हुआ है। अपने संरक्षित इतिहास के बावजूद स्वर्ग की प्रबंधक मरीना अपने साथियों को बताती हैं कि उनकी योग्यता और जनसंख्या में कमी हो रही है। मानो कोई चमत्कार हो गया हो, उनके एक सहयोगी उनके पास आते हैं और बताते हैं कि एक माह से अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिससे उनकी उम्मीदें फिर से जग जाती हैं। इसके बाद मरीना एक नाइट क्लब में जाती हैं, जहां उनकी कर्मचारी लोला एक गायिका के रूप में काम करती है। वह लोला को अपना टूर रद्द करने का आदेश देती हैं, क्योंकि वह उसे एक काम पर नियुक्त करने वाली है। वह समझाती हैं कि एक महिला ने अनुरोध किया कि वे उसके मुक्केबाज बेटे की आत्मा को बचाएं, इसलिए मरीना लोला को उन्हें सुलह कराने का आदेश देती है। इस बीच नर्क के चेकपॉइंट पर नए कैदी पहुंचते हैं, जिससे वह स्थान एक भीड़भाड़ वाली जेल बन जाता है। पृथ्वी पर एक स्पेनिश मुक्केबाज मैनी अपने मैच के दौरान एक जानलेवा चोट लगने से अचेत हो जाता है। अब मैनी अपनी जिंदगी को निरर्थक महसूस करता है, इसलिए वह अपने जीवन का अंत करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक दरवाजे की घंटी उसके इरादे को रोक देती है। दरवाजे पर मैनी लोला से मिलता है, जो उसकी पत्नी के रूप में भेष बदल कर आई है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है। महिला पूछती है कि उसके मैच कैसे चल रहे हैं, लेकिन मैनी कहता है कि उसने कोई भी नहीं जीता जब से वह उसे छोड़ गई। लोला बात करना चाहती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब मैनी खुद से ही उसके साथ प्यार करना शुरू कर देता है। नर्क के 33वें चक्र में एक वेट्रेस कार्मेन परेशानी में पड़ जाती है जब एक कैदी उसे अनुचित तरीके से छूता है, जिससे वह उस पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाती है। दुर्भाग्य से कैदी के साथी आ जाते हैं और वे उसे काबू में कर लेते हैं। वह व्यक्ति कार्मेन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नर्क के उच्च रैंकिंग प्रशासनिक अधिकारी हेनरी अपने गार्डों को हस्तक्षेप करने और दुष्ट समूह को काबू करने का आदेश देते हैं। कार्मेन के मुक्त होने के बाद हेनरी उससे संपर्क करते हैं और बताते हैं कि उनकी सहयोगी नैसी उससे बात करना चाहती है। नैसी से मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी बताती हैं कि उनका नेता स्वर्ग के अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक मुक्केबाज की आत्मा लेना चाहता है। हालांकि वह अपने बॉस के निर्णय पर निराशा व्यक्त करती हैं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए कार्मेन को चुना है। उनका मानना है कि कार्मेन उनके सबसे खराब एजेंटों में से एक है, इसलिए वह उसे इसे बिना गड़बड़ी किए पूरा करने का आदेश देती है। बाद में कार्यालय में जैक डेवेनपोर्ट नर्क के प्रबंधक उनकी बातचीत को बाधित करते हैं, यह समझाते हुए कि वह बस उसे उसके कार्य में शुभकामनाएं देना चाहते हैं। वास्तव में डेवेनपोर्ट उसे एक चाबी देता है जिसमें अतिरिक्त निर्देश होते हैं और महिला बस उसका साथ देती है। स्मूथ ट्रांजैक्शन से संतुष्ट डेवेनपोर्ट चला जाता है और हेनरी कार्मेन को उसके प्रतिद्वंदी लोला की एक तस्वीर दिखाते हैं। बिना समय गवाए कार्मेन मैनी के अपार्टमेंट में जाती है और दिखावा करती है कि वह उसकी चचेरी बहन है, तो वह उसे अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित करता है। जैसे ही कार्मेन किचन पार करती है, दोनों एजेंट्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और कार्मेन कुछ अजीब सा महसूस करने के बाद चौंक जाती है। कुछ क्षण बाद लिविंग रूम में लोला कार्मेन के तथाकथित बचपन की फोटो का निरीक्षण करती है और कहती है कि वह उस बच्चे जैसी नहीं दिखती। कार्मेन बताती है कि यह फोटो 15 साल पुरानी है और यहाँ तक कि वह यह भी खुलासा करती है कि मैनी उसे बॉक्सिंग सिखाया करता था, जिससे उसके दावे का प्रमाण मिलता है। अब जब बॉक्सिंग का विषय आ गया है, मैनी कार्मेन को बताता है कि वह अब बॉक्सिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सिर में चोट है। क्योंकि उसे लोला से पहले उसकी आत्मा को हासिल करने का काम सौंपा गया है, कार्मेन उसके लिए सहानुभूति दिखाने का नाटक करती है, लेकिन वह जोर देती है कि वह उसे फिर से बॉक्सिंग करते देखना चाहती है। उस रात मैनी कार्मेन के दरवाजे पर आता है और पूछता है कि क्या उसकी अलग हुई मां ने उसका जिक्र किया है। कार्मेन एक उत्तर का आविष्कार करती है जिसमें वह कहती है कि उसकी मां ने उसके जाने के बाद उसका नाम कभी नहीं लिया, जिससे उसे पछतावा होता है। अचानक मैनी अपने बेडरूम में जाता है और वह लोला से सलाह मांगता है कि वह अपनी मां को माफी के लिए कैसे मनाए। उसके इस कदम से खुश होकर लोला उसे एक पत्र लिखने का सुझाव देती है। अगले दिन सुपरमार्केट में जहां लोला काम करती है, एंटोनिया उससे नफरत का इजहार करती है क्योंकि वह अभी भी कैश रजिस्टर बजा रही है, जिससे उन्हें ओवरटाइम करना पड़ता है। फिर प्रबंधक कार्मेन को नए फर्श पर्यवेक्षक के रूप में प्रस्तुत करता है।
कार्मेन की उपस्थिति लोला को धमकी देती है, जबकि उनके सहयोगी उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। घर पर कार्मेन मैनी को उसका पिछला बॉक्सिंग पोस्टर दिखाती है, यह उम्मीद करते हुए कि यह उसकी प्रतिस्पर्धा के प्रति उसकी इच्छा को फिर से जगा देगा। हालांकि मैनी केवल इस पर नाराजगी महसूस करता है, इसलिए वह विषय बदलकर उसे लोला के साथ उनका भोजन तैयार करने में मदद करने का आदेश देता है। दरवाजे की घंटी अचानक बजती है, इसलिए कार्मेन यह देखने का प्रस्ताव करती है कि आगंतुक कौन है। कार्मेन डाइनिंग क्षेत्र में लौटती है और वह मैनी को बताती है कि उसके आगंतुक उससे बात करना चाहते हैं। आतिथ्य के कारण लोला उन्हें एक ड्रिंक पेश करने का प्रस्ताव देती है, लेकिन आदमी मना कर देता है। महिला सीधे मुद्दे पर आ जाती है और मैनी को बंदूक से धमकाती है, लेकिन वह बेफिक्र रहता है। वह उन्हें अगली सुबह वापस आने के लिए मनाता है, क्योंकि उसके पास अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। लोला उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें चेतावनी देती है कि वह पुलिस को बुलाएगी, लेकिन महिला उसे रोक देती है। वह लोला को अपना आईडी दिखाती है, जिससे पता चलता है कि ये दोनों आगंतुक वास्तव में पुलिस अधिकारी हैं। उत्सुकता से कार्मेन आईडी को ध्यानपूर्वक देखती है, जिससे महिला अधिकारी को लगता है कि उसे महिलाएं पसंद हैं। इसके विपरीत कार्मेन उससे नफरत करती है, इसलिए वह उसके आईडी पर थूकती है और उसे अपमानित करती है। महिला कार्मेन को थप्पड़ मारती है, जिससे मैनी उसका बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा पुलिस अधिकारी उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन लोला पुलिस प्रमुख से मिलती है और उसे पता चलता है कि मैनी का उस पर 5 मिलियन पेसो का कर्ज है। वह मैनी की मदद करने का प्लान बनाती है, लेकिन इतनी बड़ी राशि के साथ लोला को यह समझ में नहीं आता कि वह पैसा कैसे जुटाएगी। पुलिस प्रमुख उसे उनके घर को गिरवी रखने की सलाह देता है, लेकिन वह स्पष्ट करती है कि वह किराए पर है। इसलिए वह उसे अपने वेतन पर लोन लेने का सुझाव देता है और लोला इसके लिए सहमत हो जाती है। इसके तुरंत बाद लोला मैनी से मिलती है और वह उससे पूछताछ करती है कि उसके पास 5 मिलियन का कर्ज कैसे है। मैनी बताता है कि वह एक ज्वेलरी फ्रॉड में शामिल था, जिसमें पुलिस प्रमुख मास्टरमाइंड है। आगे बढ़ते हुए लोला घोषणा करती है कि उसने उसे सुपरमार्केट में एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी दिलाई है। अगले दिन काम पर कार्मेन प्रबंधन के साथ एक बैठक में शामिल होती है और उन्हें बताती है कि एक कैशियर कर्मचारी ने यूनियन प्रतिनिधि से मिलने का अनुरोध किया। प्रबंधक पूछते हैं कि वे क्या चाहते हैं और वह खुलासा करती है कि वे वेतन वृद्धि के लिए कह रहे हैं। वह उनके अनुरोध को अनदेखा करते हैं, इसलिए कार्मेन उन्हें चेतावनी देती है कि अगर वे उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो हड़ताल हो सकती है। पहले दिन काम पर पुलिस अधिकारी मैनी से माफी मांगने के लिए उसे घेरते हैं, लेकिन मैनी उनकी बातों को अनसुना करता है। उसका ध्यान खींचने के लिए एक अधिकारी कार्मेन के प्रति अपने आकर्षण की बात करता है, जिससे मैनी नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। दूसरी अधिकारी सोचती है कि कार्मेन को महिलाएं पसंद हैं, इसलिए वह मैनी को अपनी पत्नी पर नजर रखने की चेतावनी देती है। उनके अपार्टमेंट में लोलो कपड़े उतार रही होती है, तभी कार्मेन अचानक बेडरूम में घुसती है। कार्मेन का ध्यान लोलो की ओर खींचता है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए टीवी के उपयोग की अनुमति मांगती है। लोलो उसे अनुमति देती है, पर उसे बिना दरवाजा खटखटाए आने के लिए डांटती है। अगले दिन काम पर कार्मेन सुनती है कि प्रबंधक साझा कर रहे हैं कि कर्मचारियों को परियोजनाओं में शामिल महसूस कराना वेतन बढ़ाने से बेहतर समाधान है। वह सुझाव देता है कि यूनियन प्रतिनिधि को निकाल देना चाहिए और सिर्फ कर्मचारियों के मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए। कार्मेन के लिए सबसे अच्छा समाधान यूनियन प्रतिनिधि को पदोन्नत करना और वेतन बढ़ाना है। प्रबंधक को यह बेतुका लगता है, खासकर क्योंकि यूनियन प्रतिनिधि एक क्रांतिकारी है। फिर भी कार्मेन उनके सुझाव का विरोध करती है, क्योंकि वह जानती है कि इससे समस्या और बढ़ेगी। प्रबंधक उसकी राय पर विचार करते हैं, इसलिए वह सुझाव मांगते हैं कि किसे निकालना चाहिए। तुरंत कार्मेन लोलो की तस्वीर प्रस्तुत करती है, लेकिन उसके एक बॉस एडुआर्डो उसे निकालने के पक्ष में नहीं होते, क्योंकि वह उनकी सबसे अच्छी कर्मचारियों में से एक है। कार्मेन व्यक्त करती है कि यही बात इसे संभव बनाती है, क्योंकि उसे पता है कि लोलो अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, इसलिए उसे निकालने से कोई समस्या नहीं होगी। उसी रात मैनी अपनी मां को लिखे पत्र को पढ़ता है, जिसमें वह लोलो से शादी, कार्मेन का आगमन, अपने पिछले बॉक्सिंग करियर और अपने नए सुरक्षा गार्ड के काम का उल्लेख करता है। लोलो उसके प्रयासों की प्रशंसा करती है, पर उसे याद दिलाती है कि उसे अपनी मां से माफी मांगनी चाहिए। जब मैनी अपने पत्र को सुधारता है, लोलो पूछती है कि उसकी मां उससे नाराज क्यों है, और वह स्वीकार करता है कि उसने अपने भाई की शिक्षा के लिए बचाए पैसे अपने बॉक्सिंग करियर के लिए खर्च कर दिए थे।
तभी दरवाजे पर कुछ अप्रत्याशित मेहमान आते हैं जो लोलो के सुपरमार्केट के सहयोगी होते हैं। वे कार्मेन के बारे में पूछते हैं क्योंकि वे पार्टी करने वाले हैं। जैसे ही कार्मेन अपने कमरे से बाहर आती है, अन्य महिलाएं उसकी आकर्षक उपस्थिति पर स्तब्ध रह जाती हैं। कार्मेन लोलो से उसकी उपस्थिति के बारे में राय पूछती है। लोलो मानती है कि वह अच्छी लग रही है, पर उनके बीच एक अनजाना तनाव पनपता है। भ्रमित होकर लोलो स्वर्ग लौटती है और मारिना से उसे बदलने की विनती करती है। वह समझाती है कि वह अपने काम में रुचि खो चुकी है और उसे लगता है कि वह इसे ठीक से नहीं कर रही। मारिना उससे पूछती है कि क्या उसका प्रतिद्वंदी उस पर असर डाल रहा है, और लोलो यह मानती है कि उसे अजीब बातें महसूस हो रही हैं। हालांकि मारिना उसे बदल नहीं सकती क्योंकि वहां ज्यादा फरिश्ते नहीं हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए मारिना अपनी उंगली चुटकी बजाती है और भीड़ का भ्रम खत्म हो जाता है, जिससे लोलो हैरान रह जाती है। मारिना लोलो से निवेदन करती है कि वह मैनी की आत्मा को स्वर्ग लाए ताकि वह उनके संकटग्रस्त राज्य को बचा सके। अगले दिन कार्मेन पार्टी से शराब पीकर घर लौटती है, पर उसे लोलो और मैनी की निकटता सुनकर परेशान हो जाती है। उसे मैनी का पत्र मिलता है जिसमें वह अपनी मां से माफी मांग रहा है, जिससे उसे अपनी योजना में बाधा महसूस होती है। अचानक लोलो मैनी के साथ प्रेम करने के बाद बाहर आती है और कार्मेन को घूरते हुए देख चौंक जाती है। मैनी लोलो के पीछे आता है, लेकिन उसका मूड खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि कार्मेन ने उसका पत्र पढ़ लिया है। कुछ क्षण बाद मैनी पत्र भेजने के लिए डाकघर जाता है, लेकिन आखिरी क्षण में उसका विचार बदल जाता है। अपार्टमेंट लौटने पर लोलो उससे पूछती है कि क्या उसने पत्र भेज दिया है, लेकिन वह मना कर देता है। वह उसके साथ समय बिताने का प्रयास करता है, पर लोलो मना कर देती है और पत्र न भेजने का कारण पूछती है। मैनी खुलासा करता है कि उसे याद आ गया है कि उसकी मां हमेशा उसके भाई को प्राथमिकता देती थी। इस खुलासे से लोलो हतोत्साहित और दबाव महसूस करती है क्योंकि उसका काम अब और चुनौतीपूर्ण हो गया है। मैनी कार्मेन के कमरे में उसे देखने जाता है, लेकिन उसे बिस्तर पर कई पत्रिकाएं मिलती हैं, जिससे उसे संदेह होता है कि कार्मेन महिलाओं में रुचि रखती है। उस दिन लॉकर रूम में कार्मेन डेवनपोर्ट की चाबी का उपयोग करती है और बैठक स्थल की जानकारी वाला एक लिफाफा पाती है। पार्किंग क्षेत्र में कार्मेन डेवनपोर्ट से मिलती है, जो उसे बताता है कि कुछ परिषद सदस्य, विशेषकर नैन्सी और हेनरी, उसे बदलने की योजना बना रहे हैं। डेवनपोर्ट उससे मदद मांगता है और कार्मेन उसे अपने प्रति निष्ठा का वचन देती है क्योंकि वह गद्दारों से नफरत करती है। जवाब से प्रसन्न होकर डेवनपोर्ट कार्मेन का काम बदल देता है, उसे मैनी के शरीर की रक्षा करनी है। बाद में दंपति के कमरे में लोला उसे धमकी देती है कि अगर वह अपनी बॉक्सिंग लड़ाई जारी रखता है तो वह उसे छोड़ देगी। मैनी समझाता है कि वह खुद को रोक नहीं सकता क्योंकि यह खेल उसे संतुष्टि का एहसास कराता है। भावुक होकर लोला चिंतित होती है कि वह मर सकता है, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार लोला उसे एक बार और लड़ने की अनुमति देती है क्योंकि वह उसे समझती है। मैनी की लड़ाई के दिन मुक्केबाज अपने सिर पर कई बार सहता है, लेकिन वह अद्भुत धैर्य का प्रदर्शन करता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले का जवाब देता है और उसे एक शक्तिशाली मुक्का मारता है, जिससे वह गिर पड़ता है। जैसे ही मैनी अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, वह अचानक अकड़ जाता है और होश खो देता है, जिससे लोला चिंतित हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर लोला से कहते हैं कि उसने मैनी को फिर से बॉक्सिंग करने की अनुमति क्यों दी, जिससे उसकी स्थिति और जटिल हो गई है। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती है, लोला पर और दबाव बनता है कि वे मैनी को और नुकसान से कैसे बचाएं। अचानक लोला को एक विचार आता है और वह कार्मेन से कहती है कि वह अपने पुराने काम से पैसे लूटने का योजना बना रही है ताकि वे मैनी के कर्ज का भुगतान कर सकें। हालांकि वह यह भी कहती है कि उसे मरीना की अनुमति पहले चाहिए। कुछ समय बाद स्वर्ग में मरीना लोला को चेतावनी देती है कि उसका यह निर्णय उनके नियमों के खिलाफ है और इसके कारण उसका स्वर्गदूत का दर्जा छीन लिया जा सकता है। मरीना उसे अपनी योजना को न करने की सलाह देती है, लेकिन लोला मना कर देती है क्योंकि यह उसके पास केवल एक विकल्प है। एक दिन लोला अपनी तथाकथित नौकरी के साक्षात्कार के लिए जल्दी में होती है, लेकिन मैनी को संदेह होता है कि वह किसी महिला के साथ धोखा कर रही है। इस कारण से वह उससे सवाल करता है और धमकी देता है कि अगर उसका शक सही साबित होता है तो वह उनके जीवन का अंत कर देगा। जब लोला चली जाती है, मैनी और उकसता है जब वह उसे कार्मेन के साथ मिलती हुई पाता है। अपनी योजना के दौरान नकाब पहने होने के बावजूद कार्मेन अनजाने में लोला का नाम पुकारती है जब वह अपने पुराने नियोक्ताओं को बांध रही होती है।
जैसे ही वे पैसे ले लेते हैं, दोनों बाहर निकलते हैं और एक सहकर्मी से मिलते हैं। मजबूरी में वे उसे थोड़ी देर बात करने का फैसला करते हैं ताकि वे अधिक संदेहास्पद न दिखें। लेकिन इस देरी के कारण उनके नियोक्ता रिकवर हो जाते हैं और सभी दरवाजे सुरक्षा कारणों से बंद करने की घोषणा करते हैं। मैनेजर महिलाओं के पास चेतावनी शॉट्स चलाता है, लेकिन निर्भीक कार्मेन जवाबी हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी बंदूक लोडेड नहीं होती और लोला बताती है कि उसने दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने से बचने के लिए गोलियां हटा दी हैं। तभी मैनेजर कार्मेन के बालों को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर उसने गलत कदम उठाया तो वह उसकी जान ले लेगा। इससे लोला को चुपके से उसके पीछे जाने का मौका मिलता है और वह उसे अपनी बंदूक से मारती है। मैनेजर बेहोश होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से गिर जाए, वह लोला को छाती में गोली मार देता है। कार्मेन उसकी चिंता करती है और उसे देखती है, लेकिन लोला यह झूठ बोलती है कि वह ठीक है। इस स्थिति में कार्मेन उससे बंदूक देने की मांग करती है, लेकिन लोला अपनी खून बहती हुई चोट के कारण ऐसा नहीं कर पाती। कार्मेन भ्रमित होती है क्योंकि एक स्वर्गदूत खून नहीं बहा सकता, लेकिन लोला उसे बताती है कि उसने अपने फैसले के कारण इंसानियत प्राप्त कर ली है। फिर से कार्मेन उसे बंदूक देने की मांग करती है, लेकिन लोला इसे लेने में संघर्ष करती है। सौभाग्य से एक चिंतित दर्शक उसे बंदूक दे देता है, जिससे वह आभारी होती है। जैसे ही लोला बंदूक को उसकी ओर सरकाती है, कार्मेन उसे लेने की कोशिश करती है, लेकिन एडुआर्डो, जो शॉटगन लेकर आया होता है, हस्तक्षेप करता है। विश्वासघात के कारण वह उसे घूंसा मारता है, जिससे वह खून बहाने लगती है, जो उसे उम्मीद नहीं थी। इससे पहले कि वह उसे और नुकसान पहुंचाए, लोला आकर उसे गोली मारने की धमकी देती है और अंत में वह अपना हथियार छोड़ देता है। बाहर जाते समय कार्मेन लोला को बताती है कि नर्क में कैदियों का कैसे न्याय होता है। वह बताती है कि न्यायाधीश अमीरों को गरीब बना सकता है और उसकी स्थिति में वह एक पूर्व पुरुष अपराधी थी जिसे महिला बनने के लिए सजा दी गई थी। वह पूछती है कि क्या लोला को यह बात परेशान करती है, लेकिन वह नहीं होती। मेनी के अपार्टमेंट में वापस महिलाएं उसे अपने सुपरमार्केट लूट के बारे में खबरें देखता हुआ पाती हैं और वे चकित होती हैं क्योंकि पुलिस प्रमुख ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि पुलिस प्रमुख अपने साथियों के साथ एक कमरे से बाहर आता है, जिससे कार्मेन को एहसास होता है कि मेनी ने उनके साथ साजिश की है। पुलिस प्रमुख मेनी से कार्मेन की बंदूक लेने का आदेश देता है और वह मान जाता है। जब मेनी को यह एहसास होता है कि पुलिस प्रमुख दोनों महिलाओं को मारने की योजना बना रहा है, तो वह उसे धोखा देता है क्योंकि यह वह नहीं था जो उन्होंने तय किया था। मेनी कार्मेन से पुलिस अफसरों की बंदूकें लेने का आदेश देता है और उन्हें भागने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब अकेले मेनी उन्हें बिना हथियारों के लड़ा।